हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में एसएससी जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग टीयर 1 का जो एग्जाम हुआ था उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन विथ रेफरेंसेस की सीरीज में पार्ट 2 डिस्कस करूंगा, जिसमें शिफ्ट 1 9 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो फर्दर क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल परमानेंट वे। इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आइडियल परमानेंट वे की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन, अभी जो ट्रेंड है एसएससी जेईई का, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें यह जरूरी है कि आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा, जल्दबाजी में आप आंसर्स टिक मत करें। ठीक है, अगर आपको एक स्टेटमेंट लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन आपको सभी स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अदरवाइज कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम कर देते हैं, आपको लगता है कि वो ऑप्शन गलत है बट वो सही होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइडियल परमानेंट वे की रिक्वायरमेंट क्या है। तो दो वर्ड्स यहां समझते हैं। पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है और हमारा परमानेंट वे क्या है। परमानेंट वे जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि एक परमानेंट रास्ता। ठीक है, एक बार आपने बना दिया तो वो बना रहेगा, और वे का मतलब है रास्ता। ठीक है, तो जो आपकी ट्रेन्स चल रही हैं, जो रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है, उनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपका 1 है। ठीक है, तो आपने एक बार रेलवे ट्रैक बिछा दिया, लेट कर दिया उसको, तो वो रास्ता हमारा ट्रेन के लिए, उस पर जो ट्रेन चलेगी, दैट विल बी दी रनिंग और परमानेंट वे। ठीक है, अब आइडियल की बात करते हैं कि एक आइडियल थ्योरेटिकली हमारा उस रास्ते की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये परमानेंट वे का कंसेप्ट ये आया, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक जगह ट्रैक बनाते थे, फिर उसको डिसमेंटल कर देते थे जब पर्पस फुलफिल हो जाता था। तो इस वजह से उनको टेम्परेरी वर्क्स बोलते थे, टेम्परेरी ट्रैक्स बोलते थे। ठीक है, और उसको दूसरी जगह नई जगह शिफ्ट कर लेते थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या, रेलवे को इसकी रिक्वायरमेंट ये हुई कि हमें कुछ ट्रैक्स ऐसे बनाने पड़े जो परमानेंट नेचर के होंगे, जो रेगुलर आपको पैसेंजर ट्रैफिक हैंडल करने के लिए चलाने होंगे। तो ऐसे रास्ते को हमने कहा परमानेंट वे। ठीक है, जो हमारा परमानेंट नेचर का है। ठीक है, इसको आप लोग डिसमेंटल नहीं करोगे और दूसरी जगह ले नहीं करोगे, इट विल बी परमानेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन्स। ठीक है, अब इस परमानेंट वे के कंपोनेंट्स देखें। अगर हम लोग डायग्राम, आप सभी ने रेलवे ट्रैक देखा होगा, तो रेलवे ट्रैक का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि उसमें जो लाइन बिछी है वो रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ इट्स कंप्लीट परमानेंट वे। तो उसके कंपोनेंट्स में देखेंगे तो रेल्स, हमारे सबसे पहले हमारी जो रेल चल रही है वो इसके ऊपर चल रही है, इसके जो व्हील्स है हमारे, ठीक है, वो इस पे चल रहे हैं। उसके बाद हमारी इलास्टिक फास्टनिंग्स हैं, जो हमारी अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रैक स्ट्रक्चर है उसमें हमारा कंक्रीट स्लीपर्स हमारे मोस्टली यूज किए जा रहे हैं। तो कंक्रीट स्लीपर्स हैं वो हमारे सपोर्टेड हैं बेलास्ट पे, जो कि एक रिजिलियंट मीडियम है, जो बेसिकली जो वाइब्रेशंस है उनको ग्राउंड पे ट्रांसफर कर रहा है। फिर वो बेलास्ट हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारा एक फॉर्मेशन है। ठीक है, जिसकी एक डिफाइंड प्रॉपर्टीज है कि हमारा एक्सेसिव सेटलमेंट ना हो, सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो कि हमारा जो भी लोड आ रहा है वो हमारा नेचुरल ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो फॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ परमानेंट वे। तो आप डिफरेंट कंपोनेंट्स जब बात करते हैं, तो डायग्राम में अगर क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में देखें तो यहाँ पे जो एरो बना हुआ है गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, तो दिस इज अप टू दिस लेवल। जो आपका फॉर्मेशन है उसमें हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर में आपका आता है रेल, स्लीपर्स। ठीक है, ये हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर। अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रैक स्ट्रक्चर क्या है, तो मान लेते हैं 60 kg की आपकी रेल लगी हुई है और आपका PSC स्लीपर्स लगे हुए हैं, तो ये हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर है। अब ये जो बेलास्ट है, ब्लैंकेट है, बेलास्ट के नीचे हमारे और फाइन एग्रीगेट्स के पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम लोग ब्लैंकेट बोलते हैं। तो बेलास्ट के नीचे हमारा ब्लैंकेट होता है, ध्यान रखना है। बेलास्ट और वेल ग्रेडेड हमारे पार्टिकल्स जिसका साइज रेंज 80 mm तक हो सकता है, तो बेलास्ट होगा, फिर ब्लैंकेट होगा, फिर हमारा सबग्रेड होगा, जो हमारा प्रिपेयर्ड मिट्टी होगी, इसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होंगी। तो फॉर्मेशन में हमारे 3 पार्ट्स हैं, बेलास्ट, ब्लैंकेट एंड सबग्रेड। तो हमारा परमानेंट वे की अगर बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैक स्ट्रक्चर, इसमें ट्रैक स्ट्रक्चर भी है हमारा, प्लस हमारा इसमें फॉर्मेशन भी है। अब ट्रैक स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया आपको, 2 कंपोनेंट्स हैं, रेल्स और स्लीपर्स। ठीक है, प्रोमिनेंटली। और फॉर्मेशन में हमारे बेलास्ट हो गया,
आपका ब्लैंकेट हो गया, ये ऑप्शनल होता है लेकिन अभी मैंडेटरी कर दिया है आरडीएसओ जो हमारी रिसर्च डिजाइन विंग है इंडियन रेलवेज की। अभी जो हमारे मेन लाइन के रूट्स हैं जिसपे पैसेंजर ट्रैफिक चलना है उन सभी रूट्स पे ब्लैंकेट होना चाहिए एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द ड्रेनेज पर्पस। ठीक है, तो और उसके बाद हमारा सबग्रेड है और फिर हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है। तो अप टू दिस लेवल नेचुरल ग्राउंड के ऊपर जितना भी पोर्शन है दिस इज अ परमानेंट वे। अब इस परमानेंट वे की कुछ आइडियल रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारा जो गेज है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इनर डिस्टेंस है फेस टू फेस, वो हमारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। उस रेल शुड बी एट द सेम लेवल इन द स्ट्रेट ट्रैक। स्ट्रेट ट्रैक में हमारा रेल सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, ये इसलिए कहा क्योंकि कर्व्ड ट्रैक में हमारा एक रेल दूसरी रेल से हायर होती है, तो वहां पर आपका जो सुपर एलिवेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, जो परमानेंट वे है वो प्रॉपरली इस तरह डिजाइन होना चाहिए कि जो ट्रेन इज यूनिफॉर्म, लोड ऑफ ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द टू रेल्स है। ठीक है, ट्रैक शुड हैव एनफ लेटरल स्ट्रेंथ, तो वो स्ट्रेंथ आती है बैलास्ट के लेटरल रेजिस्टेंस से, कि मतलब ट्रैक आपका इधर उधर नहीं भागना चाहिए जब ट्रेन चल रही हो। तो रेडियस एंड सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड ऑन कर्व शुड बी प्रॉपरली डिजाइंड। ठीक है, द ट्रैक मस्ट हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इलास्टिक, बिकॉज हमारे डायनेमिक वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो एक सफिशिएंट इलास्टिसिटी होनी चाहिए, इलास्टिक रेजिलियंस होना चाहिए जो उन वाइब्रेशंस को अब्सॉर्ब कर सके। जितने भी जॉइंट्स हैं, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है, दे शुड बी प्रॉपरली डिजाइंड। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ परमानेंट वे शुड बी परफेक्ट। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट वे शुड सेटिस्फाई द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, जो कि हमारी इंडियन रेलवेज के केस में आरडीएसओ देती है। इट शुड हैव एडुक्वेट प्रोविजंस फॉर इजी रिन्यूअल्स एंड रिपेयर्स। इसका मतलब ये है कि हमारा अरेंजमेंट इस तरह का होना चाहिए कि बिकॉज ओवर जैसे जैसे हमारा ट्रैफिक चल रहा है, हमारे जॉइंट्स डिग्रेड हो रहे हैं, हमारी रेल की लाइफ खत्म हो रही है, हमारे बैलास्ट डिग्रेड हो रहा है, तो हमारा जो रिन्यूअल और रिपेयर रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है वो ईजी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर स्टेटमेंट्स देखें तो ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। देयर मस्ट बी प्रोविजन ऑफ इजी रिन्यूअल्स, देयर मस्ट बी सर्टेन अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी इन ट्रैक, इट शुड ऑलवेज बी ट्रैक। ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा बिकॉज इट कैन बी अ कर्व्ड ट्रैक। ठीक है, आपको यहाँ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ट्रेन को ले जाना है, देन यू हैव टू मेक अ कर्व्ड ट्रैक। तो ट्रैक इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारी रेलवे ट्रैक की 1 होगी, लेकिन आपका जो ट्रैक है वो इट कैन बी कर्व्ड ट्रैक। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा fill in the blanks is the best suited method of irrigation for arid conditions in hot and windy areas so as to achieve optimum usage of irrigation water। यहाँ पे 3 बातें कह रहा है कि हमें कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन बेस्ट सूटेड होगा, मतलब बेस्ट सूटेड कौन सा सबसे बेस्ट सूट करेगा। एरिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली सूखा, ठीक है, एक्सट्रीमली ड्राई। अगर इसकी जगह आप एक्सट्रीमली ड्राई वर्ड यूज करोगे, या आपका पार्च्ड लैंड है जहां पे मॉइस्चर डेफिशिएंट लैंड है, या बैरन लैंड या डेजर्ट, कुछ भी कहो, इन सभी सिचुएशंस पे जहां पे हॉट एंड विंडी एरियाज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहा है कि जो एरिया है वो विंडी एरियाज यानी हवाएं चल रही हैं। जैसे रेगिस्तान में आपकी हवाएं चलती रहती हैं, तो यहाँ पर हवाएं भी चल रही हैं, एंड जो पानी का यूसेज है वो आपका ऑप्टिमम यूसेज करना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज करते हो। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड के बारे में सारी कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। ड्रिप का मतलब है बूंद बूंद गिरना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है, ट्यूबिंग अरेंजमेंट होता है, जहां पे हर पेड़ की रूट जोन पे हम पानी को डालते हैं। एक सर्टेन डेप्थ होगी, ठीक है, यहीं पे हम इस पे पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्या लगे होते हैं, कुछ एमिटर्स निकलते हैं, हम इसमें पानी फ्लो करते हैं, और इन एमिटर से डायरेक्टली हमारा रूट जोन में ये नॉबिंग है, एंड दिस इज डायरेक्टली गोइंग टू द प्लांट्स। ठीक है, तो ये एमिटर्स जो हैं, जो पानी इमिट कर रहे हैं, बेसिकली ये स्लोली स्लोली पानी इमिट करते हैं, एंड तो होता क्या है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और जो मॉइस्चर लेवल है वो भी हमारा मेंटेन रहता है। तो रेफरेंस जो हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं कि जो डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई भी इरिगेशन मेथड हो, हम बेसिकली यहाँ पे प्राइमरली सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन को कंपेयर करेंगे। तो 3 प्राइमरली फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का इरिगेशन सबसे बेटर रहेगा, कि वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, नेचुरल कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, टाइप ऑफ क्रॉप क्या है, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, इरिगेशन के साथ आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या है। तो नेचुरल कंडीशंस में हमारे
सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज सॉइल का टाइप, कि किस टाइप के लिए आप इरिगेशन करने वाले हो, सॉइल वहां पे कैसी है। सपोज सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, पानी होल्ड नहीं करता, उनकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है, और पानी जैसे ही डालते हो आप वो इन्फिल्ट्रेट करता जाता है, चला जाता है, तो रिटेंटिविटी इज वेरी लेस। तो वहां पे क्या होगा, आपको फ्रिक्वेंटली इरिगेशन करते रहना पड़ेगा, इन पर्टिकुलर व्हेन द सैंडी सॉइल इज आल्सो शैलो, मतलब डेप्थ बहुत कम है। तो ऐसे केसेस में आपको स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज करना है। तो सैंडी सॉइल जहां पे लो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वहां के लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास, स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन। दे आर मोर सुटेबल देन सरफेस इरिगेशन। ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कौन सा मेथड कब आपको यूज करना है। तो सैंडी सॉइल्स में स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन यूज करना है। एंड सैंडी सॉइल इज बेसिकली जो ड्राई एरियाज है वहां आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी लोमी या क्लेई सॉइल है, इसके लिए भी पूछा जा सकता है, सभी मेथड्स यूज कर सकते हैं। इसमें कह रहा है ऑल थ्री इरिगेशन मेथड्स कैन बी यूज्ड, बट जो मोस्टली यूज किया जाता है वो सरफेस इरिगेशन इज मोस्टली यूज्ड। क्ले सॉइल जहां पे इन्फिल्ट्रेशन रेट बहुत कम है, ठीक है, पानी अंदर जा ही नहीं रहा, तो दीज आर आइडली सुटेड टू सरफेस इरिगेशन। ठीक है, तो सरफेस इरिगेशन जो है वो आपका क्ले सॉइल के लिए है, जिसमें पानी अंदर नहीं जा रहा, तो सरफेस पे ही आपको इरिगेशन करना है। एंड दीज आर सुटेबल, मोर सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल्स हैविंग हाई इन्फिल्ट्रेशन रेट। अब आते हैं when a variety of different soil type is found in one irrigation scheme, तो sprinkler और drip irrigation are recommended as they will ensure a more even water distribution। because जो efficiency के terms में बात करें तो जो हमारा drip irrigation है इसकी जो efficiency है ये हमारी sprinkler irrigation से ज्यादा होती है, depending upon the water loss कितना हो रहा है। तो drip irrigation की efficiency जो है वो स्प्रिंकलर से ज्यादा है, और साथ ही साथ जो सरफेस इरिगेशन है उससे भी स्प्रिंकलर की उससे ज्यादा होती है। ठीक है, अब आते हैं स्लोप। अगर आपका जो सरफेस है वो स्टीपर है या अनइवन स्लोपिंग ग्राउंड्स हैं या लैंड लेवल्ड नहीं है, तो वहां पर भी आपका स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन चल जाते हैं। एक्सेप्शन इज राइस ग्रोन ऑन टेरेसेस ऑन स्लोपिंग लैंड्स। क्लाइमेट की बात करें, अगर क्लाइमेट का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं तो होगा क्या, अगर आपने स्प्रिंकलर सिस्टम लगा रखा है तो जो स्प्रिंकलर अरेंजमेंट्स होते हैं जिससे पानी स्प्रे करता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी वजह से अंडर वेरी विंडी कंडीशंस तब आपको फिर ड्रिप और सरफेस इरिगेशन पे जाना है। अब लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सैंडी सॉइल की बात कर रहा है और हॉट एरिड एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, हॉट एरिड की बात कर रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, और ऑप्टिमम यूसेज की बात कर रहा है। तो हमें ऑप्टिमम यूसेज का मतलब ये है कि वो मेथड यूज करना है जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो, वाटर लॉसेस कम हो। ऑप्टिमम यूसेज का मतलब है कि जो वाटर लॉसेस हैं वो कम हो। ठीक है, जब वाटर लॉसेस कम होंगे तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली उस इरिगेशन मेथड की बढ़ जाएगी। तो यहां पर अब विंडी कंडीशन है तो ड्रिप इरिगेशन आपको ही प्रेफर करना पड़ेगा ओवर स्प्रिंकलर। साथ ही साथ जो वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज जनरली हायर विद स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन देन सरफेस इरिगेशन। सो दीज मेथड्स आर प्रेफर्ड व्हेन वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई। पानी की कमी होगी तो आपको ये मेथड्स फॉलो करना है। ठीक है, अब एक चीज और कहता है कि इफ द इरिगेशन वाटर कंटेन डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, न्यू आइटम है, कि अगर आपके पानी में जो पानी है जिससे आप इरिगेशन कर रहे हो उसमें सॉल्ट्स मिले हुए हैं, डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं, तब आपको ड्रिप इरिगेशन इज पर्टिकुलरली सुटेबल एज लेस वाटर इज अप्लाइड टू द सॉइल देन विद द सरफेस मेथड्स। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम्स आर मोर एफिशिएंट देन सरफेस इरिगेशन मेथड्स इन लीचिंग आउट द सॉइल्स। तो स्प्रिंकलर सिस्टम लीचिंग आउट में हेल्पफुल होंगे, लेकिन सबसे प्रेफर्ड मेथड जो होगा वो ड्रिप इरिगेशन होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम पानी हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और वाटर लॉसेस भी हो रहे हैं, तो हमारा जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट है उनका जो इफेक्ट है वो हमारी सॉइल पे कम से कम पड़ेगा। अब ये एक बुक है जहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। ड्रिप इरिगेशन क्या है हमारा, इट इज अ लो प्रेशर हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि हमारा जो सब सरफेस है, सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन जो मेथड है, इट इज अ सब सरफेस इरिगेशन। इट सेव्स वाटर, improves yields by eliminating surface water evaporation। डायरेक्टली आप रूट जोन में पानी डाल रहे हो तो आपके जो वीड्स हैं, डिसीजेज हैं, ये कम हो जाएंगी। बट क्या होता है कि जो कॉस्टिंग है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। तो सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन लो प्रेशर हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है दैट यूजेस बरीड ड्रिप ट्यूब्स और ड्रिप टेप्स। इनको जो ट्यूबिंग अरेंजमेंट उनको ड्रिप ट्यूब्स या ड्रिप टेप भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज स्पेशली सुटेबल फॉर, जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया वो इस लाइन से फ्रेम किया गया है, दिस इज स्पेशली सुटेबल फॉर एरिड
सेमी एरिड, हॉट एंड विंडी एरियाज विथ लिमिटेड वाटर सप्लाई स्पेशली ऑन सैंडी टाइप ऑफ सॉइल। तो सैंडी टाइप नहीं दिया लेकिन यहां तक दिया है, तो यू कैन कंक्लूड कि विल गो फॉर ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ड्रिप इरिगेशन होगा। ठीक है, अदर मेथड्स को हम लोग जब सब्सिक्वेंटली मैंने गुप्ता एंड गुप्ता के वीडियो सॉल्यूशंस में भी डिस्कस किया था, तो यू कैन रेफर दोज। सो हम लोग सभी यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें बोला गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड असर्शन एंड रीजन। असर्शन में जो स्टेटमेंट दिया है इसमें कहा गया है कि जो चेक डैम्स हैं दे आर लो हाइट डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर एट डिफरेंट स्टेजेस टू अरेस्ट द सेडिमेंट्स इन द कैचमेंट एरिया। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये एक रिवर आ रही है, ठीक है, ये रिवर का फ्लो है। आपने एक यहाँ पे लो हाइट डैम, लो हाइट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो भी आपके इसमें सेडिमेंट्स हैं रिवर्स में, ये आपके ट्रैप होते जा रहे हैं। तो बेसिकली जो चेक डैम्स हैं और इनकी जो हाइट है बहुत कम है, दीज आर वेरी लो हाइट डैम्स, ठीक है। नाम आपका चेक वर्ड क्यों आ रहा है, बिकॉज टू कंट्रोल सेडिमेंट कंजर्वेशन या कंट्रोल द इरोजन, एक तरीके से कंट्रोल द इरोजन एंड बिकॉज फ्लो को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से इरोजन को कंट्रोल कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो आके सबसाइड हो जा रहे हैं यहाँ पे, तो सेडिमेंट कंजर्वेशन भी हो रहा है, ठीक है। डाउन द लाइन हमारे जो सेडिमेंट्स हैं वो नहीं आगे फ्लो करके जा रहे हैं, ठीक है। तो दे आर लो हाइट, ये करेक्ट है। रिवर्स पे डिफरेंट स्टेजेस पे बना रहे हैं। ये कैचमेंट एरिया है, ठीक है, ये कैचमेंट एरिया है। इस कैचमेंट एरिया में जो भी रिवर फ्लो कर रही है तो जो सेडिमेंट्स हैं वो आपके कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। तो इस असर्शन 1 रीजन तो करेक्ट है। अब रेफरेंस के लिए कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर देख सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें कहा गया है कि जो चेक डैम है इट इज अ लो हाइट डैम, ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर सॉइल का कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज कंट्रोलिंग द इरोजन, ठीक है, एंड चेकिंग अनकंट्रोल्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स। ऐसा ना हो कि रिवर की एजेस को काट काट के हमारा जो रिवर है पानी सेडिमेंट्स को आगे ट्रांसपोर्ट करती जा रही, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम बीच बीच में ये डैम्स बनाते हैं, ठीक है। कॉफर डैम आपको पता है, इट इज अ टेम्परेरी डैम कंस्ट्रक्टेड टू सेग्रेगेट द डैम कंस्ट्रक्शन एरिया फ्रॉम द रिवर फ्लो। अब इसका यूसेज क्या है, किस पर्पज से चेक डैम्स को यूज कर सकते हैं हम। चेक डैम को इन स्ट्रीम स्टोरेज स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं, बट ये लो हाइट के होते हैं, जो कैरिंग स्टोरेज कैपेसिटी होती बहुत कम होती है। तो जो नियर बाई विलेजेस हैं उनको आप पानी सप्लाई कर सकते हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्पफुल हो सकते हैं, इंसिडेंटल इरिगेशन में हेल्पफुल हो सकते हैं, इरिगेशन यूज ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन दी ड्रेनिंग चैनल टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम पेरेनियल इन हिली एरियाज फॉर इरिगेशन पर्पसेस, ठीक है। तो हिली एरियाज में क्या है, आप बना लोगे और वहां पे जो आपको इरिगेशन करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दीज आर कैसे डिफाइन कर सकते हो, दीज आर वर्टिकल बैरियर्स in the form of low height dams constructed on ditches, small streams, channel, gullies that have often been formed by the erosive activity of water, ठीक है। तो इस erosive activity of water, क्योंकि पानी स्पीड से फ्लो कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी, तो उसको आपको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगाना होगा। तो ये बैरियर्स जो हैं ये बेसिकली वो काम करते हैं। ये बैरियर हो किस चीज के सकते हैं, स्टोन के बने हो सकते हैं, ग्रेवल फील्ड सैंड बैग्स भी बने हो सकते हैं, मैसनरी के भी बने हो सकते हैं, ओवन वेयर या ब्रश फिल्स के भी बने हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है चेक डैम्स सर्व एज अ फंक्शन ऑफ डिटेंशन रिजर्वायर्स। तो बेसिकली अगर हम रिजर्वायर्स को कैटेगराइज करें तो वी हैव 3 कैटेगरीज ऑफ रिजर्वायर्स। स्टोरेज रिजर्वायर्स जिसमें हमारा सफिशिएंट स्टोरेज होता है और हम इसको फर्दर रिक्रिएशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन सब के लिए यूज करते हैं। दूसरी कैटेगरी है डाइवर्जन रिजर्वायर। डाइवर्जन रिजर्वायर में क्या करते हैं, वाटर लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और फिर हम उसको पानी को डाइवर्ट कर लेते हैं फॉर पर्पस ऑफ फ्लड कंट्रोल या फ्लो रेट इरिगेशन जो भी है। जो थर्ड कैटेगरी है जो डिटेंशन रिजर्वायर्स हैं। डिटेंशन रिजर्वायर्स बेसिकली दे आर कॉमन इन फ्लड प्रोन एरियाज फॉर फ्लड कंट्रोल, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हम फ्लो को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, कि कितना पानी डाउन द लाइन आपको छोड़ना है। रिजर्वायर का बेस्ड ऑन द पर्पस, किस पर्पस से आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो डिटेंशन रिजर्वायर का मतलब है जहां पे फ्लड रिवर्स में रिजर्वायर्स हमने ऐसे बनाए कि आपको जब लगता है फ्लड आए तो आपने कंट्रोल कर लिया और पानी को
डाउन द लाइन नहीं फ्लड आने से बचा लिया। तो डिटेंशन रिजर्वायर इज बिल्ट एट एन एलिवेशन अबव द फ्लड प्रोन जोन के ऊपर बनाते हैं। फ्लड वाटर कलेक्ट्स इन द बेसिन अबव द रिजर्वायर एंड इज रिलीज्ड एट अ फ्लो रेट द फ्लोड जोन एंड कैन अकोमोडेट। चैनल्स कैन इंक्लूड डाइक्स, कैनाल्स, स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड रिवर्स। तो डिटेंशन रिजर्वायर is a reservoir to build catch surface runoff and stream water flow to regulate the water flow in the areas below the special location। ठीक है, तो प्राइमरली पर्पस क्या है? टू रिड्यूस द रिजर्वायर एज कैपेसिटी कॉज बाय फ्लडिंग और टू मैनेज द फ्लो रेट थ्रू अ चैनल। फ्लड फ्लो रेट को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं। तो अगर आप ये स्टेटमेंट देखोगे, इट सर्व्स द पर्पस ऑफ डिटेंशन रिजर्वायर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जा रहा है। दे डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ डिटेंशन रिजर्वायर, बिकॉज जो पर्पस है डिटेंशन रिजर्वायर का टोटली डिफरेंट है। चेक डैम्स आपका सेडिमेंट कंट्रोल करने के लिए आप यूज कर रहे हो एंड दे कीप द सेडिमेंट्स, बिकॉज कंजर्व कर रहे हो तो आपके रिस्ट्रिक्ट हो रहा है फ्लो वहां पर, तो उस जो भी सेडिमेंट्स होंगे वहां पे वेलोसिटी धीरे होने से वो सेटल डाउन कर जाएंगे। दे विल नॉट कीप ऑल द सेडिमेंट्स इन सस्पेंशन। तो जो ये वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन अ क्लोज्ड ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स में हमारा क्या है कि जो ट्रैवर्स है हमारा वो बंद है, ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी ओपन ट्रैवर्स। और हमारी 4 लाइंस दी हुई हैं, PQ, QR, RS, SP, इसकी 4 बियरिंग दी है और एक बैक बियरिंग दी है। 4 बियरिंग जो बियरिंग है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने मेजर की है और उसी लाइन की बैक डायरेक्शन में जो बियरिंग है वो आपने मेजर की हुई है। बोला गया कि बियरिंग ऑफ लाइन जो RS है वो नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो R और S है स्टेशंस हैं, R एंड S स्टेशंस, इस पे हमारी लोकल अट्रैक्शन की वजह से जो एरर है वो 0 है। बाकी स्टेशन पे अगर ये नहीं बोल रहा, वी कैन अज्यूम देयर इज एन एरर, तो उससे होगा क्या, हमारे जो इंक्लूडेड एंगल्स हैं उसमें एरर आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में पूछा गया है कि हमारा करेक्शन बताना है आपके अप्लाई टू ईच एंगल। तो यहां पे जो एंगल की बात कर रहा है दैट इज अ इंक्लूडेड एंगल। तो जब हमारा क्लोज ट्रैवर्स होता है, ठीक है, जब हमारा क्लोज ट्रैवर्स होगा तो 2 कंडीशंस आप याद रखो। अगर आपका जो ट्रैवर्स है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, या 2 कंडीशन हो सकती है, एक क्लॉकवाइज ट्रैवर्स हो सकता है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो जब आपका क्लॉकवाइज आप ट्रैवर्स मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो आपके जो मेजर्ड ऑब्जर्व्ड एंगल्स होंगे, जो ऑब्जर्व्ड इंक्लूडेड एंगल्स होंगे वो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ये ध्यान रखना है आपको। सॉरी, क्लॉकवाइज के केस में, क्लॉकवाइज के केस में आपके जो ऑब्जर्व्ड इंटीरियर एंगल्स होंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, और एंटी क्लॉकवाइज के केस में आपका जो ऑब्जर्व्ड इंटीरियर एंगल्स होंगे वो आपके इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में आप जो बियरिंग दी है उसके बेसिस पे एक रफ डायग्राम हमेशा आप बना लिया करो, तो आपको इंटरप्रिटेशन में आसानी हो जाएगी। तो PQ लाइन है, उसकी बियरिंग है, तो 4 लाइन है PQ, तो इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, दूसरी लाइन जो है QR, ये हमारी P हो गई, ये Q हो गई। QR, Q से R हमारा 155 डिग्री है, तो हमारा इट विल बी समवेयर अराउंड दिस इज R। ठीक है, और R से S 336 डिग्री है, तो इसका मतलब इस 4th क्वाड्रेंट में आएगा, तो इट विल बी समवेयर हियर। थ्री 293 डिग्री। RS की 4 बियरिंग देख रहे हैं ना हम, तो 293 हमारा आ जाएगा 1 2 ऐसे आप मेजर कर सकते हो। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका 293 आ रहा है, इस वजह से आपका 4th क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये S हो गया। S से P आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 10 डिग्री हो गया, 10 डिग्री 50 मिनट। तो अब आप देख रहे हो कि आपका जो ट्रैवर्स है वो किस डायरेक्शन में बना, क्लोज हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपके जो ऑब्जर्व्ड एंगल्स होंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल अब कैसे होंगे इंक्लूडेड एंगल्स, कि आपका Q एंगल ये वाला एंगल होगा। ठीक है,
आर एंगल हमारा ये वाला एंगल होगा, एस एंगल हमारा ये वाला एंगल होगा, और पी एंगल ये वाला एंगल होगा। ठीक है, तो ये एंगल कौन से हैं? प्रीसीडिंग लाइन और जो इस स्टेशन के प्रीसीडिंग लाइन है, एक फॉरवर्डिंग लाइन है, उसके बीच में जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो हमारा इंक्लूडेड एंगल होगा। तो ये क्लोज्ड क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है, तो इंक्लूडेड एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, ये ऑल इंक्लूडेड एंगल्स होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जब भी आप इनकी डेफिनेशन के थ्रू जब इंक्लूडेड एंगल्स निकालोगे तो निकालोगे, इसको आप प्रिंसिपल याद रखिए, 4 बियरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, बैक बियरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। ठीक है, तो एंगल पी के लिए हमारी फॉरवर्ड लाइन क्या हुई? पी क्यू, तो पी क्यू की बैक बियरिंग, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग ऑफ प्रीसीडिंग लाइन, पी, इससे पहले कौन सी लाइन है? पी एस, तो आपकी जो पी एस की बैक बियरिंग है। ठीक है, तो यहां पे आप 4 बियरिंग आपकी क्या थी? 35 डिग्री 20 मिनट माइनस इस लाइन की एसपी की बैक बियरिंग 191 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो माइनस 155 डिग्री 50 मिनट्स आएगा, तो जो माइनस में आ रहा है वो हमें आप 360 डिग्री उसमें ऐड कर दो। तो इस तरह सेम प्रिंसिपल के साथ सभी एंगल्स के लिए करोगे आप, तो हमारा पी एंगल आ जाएगा, क्यू एंगल आ जाएगा, एंगल आर आ जाएगा, एंगल एस आ जाएगा। इन सभी को जब आप 360 डिग्री, सभी में आप माइनस में जब आएगा तो आप प्लस 360 डिग्री करते जाओगे। एंगल पी क्यू जो आएगा वो आपका माइनस 61 डिग्री 10 मिनट्स आ जाएगा। आर जो आएगा माइनस 43 डिग्री 30 मिनट आएगा, प्लस 360 डिग्री कर लोगे आप। ठीक है, इसी तरह आपका एस आ जाएगा। तो जब आप इनको ऐड करोगे, एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, तो यू विल गेट 1077 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है, हमारा प्रिंसिपल ये है, ये कहता है कि जो आपका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होगा, अगर आपके कोई भी एरर नहीं है, लोकल अट्रैक्शन की यहां पर एरर है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एरर आएगी, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा? 2n+4 इंटू 90 डिग्री। तो यहां पे 4 साइड्स हैं, तो 8 4 12, तो ये आ जाएगा 1080। तो यहां पर जो मेजर्ड एंगल्स हैं वो कम है, मेजर्ड समीशन इज लेस देन ट्रू वैल्यूज, तो हमारा एरर जो है वो निगेटिव हो गई। अब एरर कितनी निगेटिव हुई? टोटल एरर इज इक्वल टू 1007 डिग्री 20 मिनट माइनस 1080, तो ये आया -2 डिग्री 40 मिनट। अब बिकॉज 4 इंक्लूडेड एंगल है यहाँ पे, तो आपकी इंडिविजुअल एंगल पे एरर क्या होगी? 40 सेकेंड्स। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया आपने इसको। ठीक है, तो हमारा जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा प्लस 40 सेकेंड। तो इन्होंने यहां पर आंसर में माइनस दिया है, बट इन माय ओपिनियन जो कैलकुलेशन से आ रहा है वो 40 सेकेंड्स पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट से जो आपको ध्यान रखने हैं। करेक्ट आंसर इज 4। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is correct statement regarding the provision of walls in water distribution pipe system? तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के वॉल दिए हुए हैं, जिसमें ड्रेन वॉल्स, एयर वॉल्स और स्लूइस वॉल्स। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स हैं, वॉल्स का बेसिक पर्पस होता है फ्लो को रेगुलेट करना, ये प्राइमरी पर्पस है, इंस्पेक्शन करना, ठीक है, डाइवर्ट करना फ्लो को। तो अलग अलग पर्पस के हिसाब से हमारे डिफरेंट कैटेगरीज के वॉल्व्स हैं। इसमें पहली कैटेगरी जो कॉमनली यूज, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो वॉल है, कॉमनली यूज्ड वॉल, आपने देखा होगा टू रेगुलेट द फ्लो। फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हम लोग पाइप के स्टार्टिंग में, बीच में, फ्लो को जहां डाइवर्ट करना है, कहीं पर भी जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है फ्लो को रेगुलेट करने की, आप वहां पर लगा सकते हो। तो स्लूस वॉल को हम लोग गेट वॉल भी बोलते हैं, ये नाम आप याद रखिएगा, स्लूस वॉल को गेट वॉल भी बोलते हैं। और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमारे IS 14846 में दी हुई हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी की वॉल है चेक वॉल या रिफ्लेक्स वॉल। चेक वॉल, रिफ्लेक्स वॉल का मतलब है कि एक डायरेक्शन में फ्लो को चेक करना है, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा।
ठीक है, एक बार फ्लो यहाँ से निकल गया तो दूसरी बार फ्लो रिटर्न नहीं हो सकता है, तो इट अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, थर्ड कैटेगरी की वॉल्व है रिलीफ या सेफ्टी वॉल्व्स टू रिलीज द एक्सेस प्रेशर। ठीक है, स्कावर वॉल्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन लोग को हम लोग ब्लो ऑफ वॉल्व्स भी बोलते हैं, ब्लो ऑफ वॉल्व्स या ड्रेन वॉल्व्स। ड्रेन वॉल्व्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे आर प्रोवाइडेड एट ऑल द लो पॉइंट्स। ठीक है, जहां पर आपके लो पॉइंट्स में सेडिमेंट डिपोजिशन के चांसेस होंगे तो वहां पे जो भी ट्रैप हो जाएंगे सेडिमेंट, सिल्ट, सैंड, उनको बाहर निकालने के लिए वहां पे वॉल्स होंगे, फ्लश हो जाएगा वहां से इन वॉल्स के थ्रू। तो दीज आर प्रोवाइडेड एट लो पॉइंट्स, डिप्रेशंस। ठीक है, तो स्कावर वॉल्व, ब्लो ऑफ वॉल्व और ड्रेन वॉल्व, ये सारे एक कैटेगरी के वॉल्व हैं। फिफ्थ हमारा फुट वॉल्व है, जो कि पंपिंग सिस्टम में डेब्रीज एंटर करने से के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर आप, और एक हमारा एयर रिलीफ वॉल्व हो गया। ठीक है, एयर रिलीफ वॉल्व जो है इसको एयर वॉल्व भी बोलते हैं। तो जो हाई पॉइंट्स होते हैं, जैसे पाइप है, यहां पर हमारी क्या है, एयर ट्रैप हो सकती है। तो हाई पॉइंट्स पे सभी पे जहां पे एयर ट्रैप हो सकती है वहां पे हम इस तरह के वॉल्व्स लगाते हैं, so that to get rid of the accumulated air. Sometimes air walls are provided at downstream of sluice valve. Sluice valve के downstream में भी लगाते हैं कि जो air trap हो रही है उसको हम निकाल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल आपका वॉल्व दिया है, दिस इज अ sluice valve। ठीक है, तो सिंपल आप इसमें फ्लो को रेगुलेट करके, यहाँ एक बैरियर होता है जो फ्लो को इस साइड से जाने से रोकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कितना आप उसमें रिस्ट्रिक्शन दे रहे हो वो आपका स्लूस वॉल्व है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के अदर टाइप ऑफ वॉल्व्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है एयर रिलीफ वॉल्व्स, एयर वॉल्व्स। ठीक है, द ट्रैप्ड एयर टेंड्स टू एक्यूमुलेट एट समिट्स, समिट्स मतलब हाई पॉइंट्स, एट हाई पॉइंट्स इन अ पाइपलाइन विच यूजुअली एग्जिस्ट इन अ पाइपलाइन बिकॉज पाइपलाइन इज सेल्डम लेड पैरेलल टू द हाइड्रोलिक ग्रिड लाइन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों ट्रैप हो जाते हैं, बिकॉज ये बहुत फील्ड पे मुश्किल होता है कि हाइड्रोलिक ग्रिड लाइन के पैरेलल है हमारी पाइपलाइन। ठीक है, और स्कावर वॉल्स, ब्लो ऑफ वॉल्स होते हैं, दे आर ऑर्डिनरी स्लूस वॉल्स। स्कावर वॉल्स हमारे स्लूस वॉल्स की तरह होते हैं स्कावर वॉल्स। ठीक है, एम्प्टी इनटू अ सम फ्रॉम विच वाटर कैन बी पम्प्ड टू वेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, और दीज आर द ऑर्डिनरी स्लूस वॉल्स विच आर लोकेटेड एट डेड एंड्स। इंपॉर्टेंट चीज है, स्कावर वॉल्स आप डेड एंड्स में लगाओगे जहां पे आपका सेडिमेंट डिपोजिशन हो सकता है, डिप्रेशंस या लो पॉइंट्स पे लगाओगे। तो यहां पर अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो स्लूस वॉल्स आर प्रोवाइडेड ओनली वंस, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इट कैन बी एनी प्रोवाइडेड एनीवेयर जहां पे भी आपको जरूरत है फ्लो को रेगुलेट करने की, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ड्रेन वॉल्स, स्कावर वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट ऑल हाई पॉइंट्स, गलत है। दिस इज प्रोवाइडेड एट ऑल लो पॉइंट्स, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट 4 होगा। एयर वॉल्स आर प्रोवाइडेड एट ऑल दी हाई पॉइंट्स, समिट पॉइंट्स, जहां पर भी आपको लगता है कि एयर हमारी ट्रैप हो सकती है वहां पे, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ISMB 200 इन स्टील डिजाइन? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे कितने टाइप के सेक्शंस अवेलेबल हैं। बीम के लिए बेसिकली हमारे जो रोल्ड सेक्शंस अवेलेबल हैं वो 4 कैटेगरी के अवेलेबल हैं। जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एज वेल एज इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हमारे 4 तरीके के सेक्शंस रोल किए जाते हैं, ISJB, ISLB, ISMB और ISWB। ठीक है, इसमें ISJB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम सेक्शंस, जिसमें हमारे लाइट सेक्शंस होते हैं 150, 175, 200, 225। अभी हम इसका डेजिग्नेशन की बात करेंगे। लाइट वेट बीम्स, ISLB इज लाइट वेट बीम्स, L का मतलब इसमें W नहीं है, तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम्स नहीं होगा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम्स होगा। इसी तरह ISMB में इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट, M का मतलब मीडियम वेट है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द कि रनिंग मीटर में उनका वेट कितना है, तो आप समझ रहे हो ना, आप जो आपका क्रॉस सेक्शन है कि 1 मीटर पे हमारे इस क्रॉस सेक्शन का वेट कितना है, इसको आप काट लो और इसको वेट करो। तो जिनका वेट कम है उनको हमने लाइट वेट की कैटेगरी में कर दिया, तो जिनकी डेप्थ होगी तो डेप्थ के प्रोपोर्शनेटली हमारी थिकनेस भी हम कम कर लेंगे। तो वेट के हिसाब से हमने अपने सेक्शंस को बांटा हुआ है। जो हैवी वेट, मीडियम वेट है, हैवी वेट का कोई कंसेप्ट जो है ISHB होता है। ठीक है, वो हमारे कॉलम सेक्शंस में यूज करते हैं। तो बीम सेक्शंस में हमारा इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, ISWB, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम।
ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी के सेक्शंस हैं। अब आते हैं कि कौन से इंडिया में रूल किए जाते हैं। तो इंडिया में हमारे पास मोस्टली 2 ही सेक्शंस रूल किए जाते हैं, ISLB और ISMB। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिएगा। ISLB और ISMB सेक्शंस जो है ये हमारे रूल किए जाते हैं इंडिया में। ठीक है, अब जो इनका डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन किसी भी रोल्ड सेक्शन का जो हम रोलिंग कर रहे हैं, रोल्ड सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, पहले सेक्शन का नाम लिखते हैं कि वो लाइट बीम है या अगर बीम का हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई सेक्शन में ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट बीम, लाइट वेट बीम। ठीक है, तो 500 का मतलब ये हुआ कि जो सेक्शन की डेप्थ है, ये हमारी जो डेप्थ है आई सेक्शन की, वो डेप्थ है एट द रेट और पर मीटर जो उसका सेक्शन का वेट होगा। तो ये कह सकते हैं कि आई सेक्शन 500 mm डीप है। ठीक है, ये ओवरऑल डेप्थ है, इंपॉर्टेंट चीज है। एंड सेल्फ वेट, जो उसका सेल्फ वेट मतलब उसका जो डेड वेट, उसका खुद का जो वेट है। ठीक है, तो सेल्फ वेट जो है वो 735.8 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, अगर कोई चैनल सेक्शन है तो उसको हमने लिखा ISLC, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल, 350 उसकी डेप्थ हो गई और पर मीटर उसकी जो वेट है वो हो गया उसका सेल्फ वेट। जितनी भी स्टैंडर्ड आई बीम्स और चैनल्स आते हैं उनका जो इनसाइड फेस का जो स्लोप है फ्लैंज का, ठीक है, ये जो फेस है इसका जो स्लोप है वो 16/3% होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो अब बिकॉज इंडिया में हमारे ISLB और ISMB ही यूज करते हैं, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम सेक्शन जो है वो मोस्ट सुटेबल है, जो कि हाईएस्ट हैंडबुक नंबर 1 पे अवेलेबल है डिफरेंट साइजेस में, बट लेकिन ये इंडिया में रोल नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि कॉलम सेक्शन में भी हम लोग ISMB प्रोवाइड करते हैं। वाइड फ्लैंज बीम सेक्शन भी हमारा ISWB भी इंडिया में रोल नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द रोलिंग मिल्स। हो सकता है अभी मशीनरी बहुत एडवांस हो गई है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो सकता है ये सेक्शंस आ गए हों रोलिंग के लिए। तो अगर हम देखें तो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम्स हैं, M का मतलब मीडियम वेट और उनकी जो डेप्थ है दिस इज द ओवरऑल डेप्थ। ठीक है, और दूसरा डेजिग्नेशन होता है उनका सेल्फ वेट पर रनिंग मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, ये इररिलेवेंट है बाकी सभी ऑप्शंस, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन का, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। असर्शन में ये कह रहा है कि जो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है दैट इज कॉज्ड बाय मूविंग मासेस ऑफ मॉइस्ट एयर में गेट लिफ्टेड अप टू हायर एल्टीट्यूड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माउंटेन एज बैरियर्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ओरोग्राफिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इन स्टेटमेंट्स पे आते हैं। ओरो का मतलब होता है हमारा, ये वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ओरो। इस ओरो का मतलब होता है हमारा माउंटेन्स। ठीक है, और दीज माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर। होता क्या है, जो माउंटेनियस रीजन्स हैं जैसे हमारे वेस्टर्न घाट्स हो गए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहां पे क्या होता है, समुद्र के ऊपर से जो हमारी हवा आती है वो पहाड़ों पर टकराती है। तो सब प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है कि हमारी मॉइस्ट एयर आएगी, इन माउंटेन से टकराएगी एंड इट इज फोर्स्ड टू राइज अपवर्ड्स, वो ऊपर की तरफ जाएगी। और जैसे ही ऊपर जाएगी तो होगा क्या, हमारा प्रेशर ड्रॉप होगा एयर का। ठीक है, प्रेशर ड्रॉप होगा और इस प्रेशर ड्रॉप की वजह से हमारी एयर जो होगी वो एक्सपैंड करेगी, और जब एयर एक्सपैंड करती है तो वो कूल करती है, उसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि उस एयर में हमारा मॉइस्चर कंटेंट कितना है और किस रेट से लिफ्टिंग हो रही है, अब इस रेट ऑफ लिफ्टिंग को डिटरमाइन करने वाले अलग फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं कि हमारी हवा कितनी तेज चल रही है, विंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी तेज है। तो विंड की वेलोसिटी हो गई, उसके बाद आपका स्लोप कितना है माउंटेन का, और साथ साथ आपका हिली एंगल कितना है। ठीक है, तो इन सब फैक्टर पे हमारा डिपेंड कर रहा है कि किस रेट से लिफ्टिंग हो रही है और कितनी बारिश होगी। क्वांटम ऑफ प्रेसिपिटेशन, इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड करेगा कि हमारा लिफ्टिंग किस रेट से हो रही थी और हमारा मॉइस्चर कंटेंट कितना था। तो जैसे ही कूल होगा तो हमारा क्या होगा, जो वेपर्स हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट अच्छा खासा होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। तो वेपर्स, हमारे जो मॉइस्चर था हमारा एयर के अंदर वो कंडेंस हो जाएगा एंड इट विल कॉज रेनफॉल इन दी विंडवार्ड साइड। ठीक है,
अब जैसे जैसे आप दूसरे साइड जाएंगे तो वहां पे वापस एयर डिसेंड करती है, ड्राई हो जाती है, उसका मॉइस्चर लॉस हो जाता है। इस वजह से ये लीवार्ड साइड होती है। लीवार्ड साइड हमारा अपोजिट साइड, जिधर हमारा बारिश नहीं होगी, ना के बराबर होगी, बिकॉज एयर जो है वो वहां पे वार्म अप होगी एंड इट डिसेंड्स, एंड दिस इज रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया मतलब आपको बारिश यहाँ नहीं मिलेगी। इस तरह आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा। लीवार्ड साइड में देयर इज अ रेन शैडो एरिया रिसीविंग वेरी लिटिल रेनफॉल, बिल्कुल नहीं, वेरी लिटिल रेनफॉल होगी, ऐसा नहीं होगी, बहुत कम रेनफॉल होगी। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है माउंटेन एज अ बैरियर, यहाँ पर अगर ये बैरियर आप हटा दोगे तो ये फिनोमेना नहीं होगा, बिकॉज दिस बैरियर इज कॉजिंग द एयर टू लिफ्ट। ठीक है, तो रीजन जो पहला स्टेटमेंट था, ये हमने कहा ना कि ओरोग्राफिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन मूविंग मासेस ऑफ मॉइस्ट एयर। ठीक है, जो मॉइस्ट एयर है वो मूव कर रही है, गेट लिफ्टेड अप टू हायर एल्टीट्यूड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माउंटेन एज बैरियर्स, दे आर फोर्स्ड टू राइज। और जो कूलिंग होती है वो एडियाबैटिकली होती है। ठीक है, एडियाबैटिक कूलिंग होती है, ध्यान रखना है आपको। एंड उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें वाटर वेपर सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारी बारिश होगी। ठीक है, तो इस वजह से बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स इस टाइप के प्रेसिपिटेशन को हम लोग रिलीफ प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, रिलीफ प्रेसिपिटेशन, रिलीफ का मतलब होता है हाइट। ठीक है, तो रिलीफ तो जो हमारा ओरोग्राफी एक ब्रांच है जो फिजिकल ज्योग्राफी में स्टडी ऑफ माउंटेन्स होता है। ओरोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं माउंटेन्स को। ठीक है, तो अभी और जहां से क्वेश्चन सेट किया गया था, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस है, इसमें कहा भी गया है कि द मॉइस्ट एयर मासेस में गेट लिफ्टेड अप टू हायर एल्टीट्यूड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माउंटेन एज बैरियर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली अंडरगो, 3 प्रोसेस हो रहे हैं, कूलिंग हो रही है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है एंड देन प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो एंड इस कंप्लीट प्रोसेस को हम ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स अपॉन द मॉइस्चर कंटेंट एंड द रेट एट विच एयर इज लिफ्टेड। इन टर्न रेट ऑफ लिफ्टिंग डिपेंड कर रहा है विंड की स्पीड पे, माउंटेन के स्लोप बैरियर पे, एंड हाउ क्लोज टू राइट एंगल द विंड हिट्स, कितने 90 डिग्री के जितना परपेंडिकुलरिटी होगी विंड और माउंटेन के फेस में उतना ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, तो दिस इज द फेनोमेना कि हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कैसे हो रहा है इन माउंटेन रेंजेस, यानी वेस्टर्न घाट्स में द विंडवार्ड साइड जिधर हमारे हैवी प्रेसिपिटेशन हो रही है, व्हाइल द लीववार्ड साइड एक्सपीरियंसेस लाइट रेनफॉल। नो रेनफॉल नहीं होगा, कुछ बारिश होती है रेन शैडो एरिया में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो मूविंग मासेस ऑफ मॉइस्ट are lifted up to higher altitude due to presence of mountain as barriers and consequently they undergo cooling, condensation and precipitation, जहां से मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो आर स्टेटमेंट है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेमेंट्स विच हैव लो और नेग्लिजिबल फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसे पेमेंट्स को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे फ्लेक्सिबल पेमेंट्स क्या होते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हमारे, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है, इसका वर्ड का अगर आप ब्रेक करोगे तो इट इज मेड अप ऑफ फ्लेक्सेस। तो फ्लेक्सेस का मतलब है इट डिफ्लेक्ट्स। ठीक है, मतलब जब आप लोड इस पर डालोगे तो ये डिफ्लेक्ट करने की पोजीशन पे रहेगा। दिस इज अ डिफ्लेक्शन डायग्राम अगर आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है, बिकॉज इट इज मेड ऑफ वेरियस लेयर्स, सेवरल लेयर्स ऑफ मटेरियल का बना हुआ है, और जो लोड ट्रांसफर हो रहा है वो ग्रेन टू ग्रेन हो रहा है, लेयर टू लेयर हो रहा है, ग्रेन टू ग्रेन, लेयर टू लेयर। ठीक है, एक लेयर से दूसरे लोड में कनेक्टेड है एंड ट्रांसफर होता जा रहा है, एंड बिकॉज जो हमारी लेयर्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसी वजह से इसको हम फ्लेक्सिबल पेमेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पेमेंट्स को कैटेगराइज करें तो वी हैव बेसिकली 4 कैटेगरीज ऑफ पेमेंट्स। आप लोग ने 3 पढ़ा होगा, मैं चौथी भी बता देता हूं आपको। कि पहली कैटेगरी है हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट की, दूसरी कैटेगरी है आपकी रिजिड पेमेंट की। रिजिड पेमेंट्स को आप कंक्रीट पेमेंट्स भी बोलते हो, बिकॉज मोस्टली जो रिजिड पेमेंट्स हैं आपके कंक्रीट के बने होते हैं। थर्ड कैटेगरी है सेमी रिजिड या कंपोजिट पेमेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कंपोजिट पेमेंट्स क्या है, बेसिकली दे आर सेमी रिजिड, जिसमें बेस लेयर जो होती है वो आपकी कंक्रीट की हो सकती है, ऊपर हमारा एस्फाल्ट रह जाता है। एंड फोर्थ कैटेगरी दी हुई है इंटरलॉकिंग सीमेंट कंक्रीट पेमेंट की, जिसमें हमारे ब्लॉक्स होते हैं सीमेंट कंक्रीट के, उनको इंटरलॉक किया जाता है। ठीक है, तो जनरली हमारे 3 कैटेगरीज ही होती हैं, आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ा होगा। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आर दोज which has less or negligible flexural strength and are relatively flexible
when they are subjected to load. फ्लेक्सिबल का मतलब है they deflect under the action of load. ऐसे ही लोड पड़ेगा, लेयर्स हमारी डिफ्लेक्ट करेंगी. बिकॉज अब ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? बिकॉज दे आर लेस स्टिफर, स्टिफनेस बहुत कम है इनकी. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लोड देने पे डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. ठीक है, इसी वजह से इनकी स्टिफनेस कम है. अब स्टिफनेस कम है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है, जो इसको रजिस्ट करते हैं, डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करने के लिए आपकी सफिशिएंट फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होनी चाहिए. तो ये कह रहा है कि जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट्स है, इनकी खुद की जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है. ठीक है, जो पेमेंट लेयर्स है विल शो द नॉन रिकवरेबल एंड रिकवरेबल डिफॉर्मेशंस ऑफ द लोअर लेयर्स टुगेदर विद द सबग्रेड. रिजिड पेमेंट जो है दे हैव ग्रेटर फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कंपेयर टू फ्लेक्सिबल वंस. तो हमारी जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है कंक्रीट पेमेंट्स की वो ज्यादा है जो रिजिड पेमेंट्स है. तो अगर आपसे कोई अरेंज करने को कहे तो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के टर्म्स में अगर फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को हम के मान लें तो हमारे जो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स हैं सबसे कम उनकी होगी. फिर हमारी होगी सेमी रिजिड पेमेंट की, बिकॉज वहां पे बेस हमारा कंक्रीट का है. और उसके बाद सबसे हाईएस्ट जो फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ होगी वो रिजिड पेमेंट्स की होगी. ठीक है, रिजिड पेमेंट्स को हम लोग सीसी पेमेंट्स भी बोलते हैं बिकॉज मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ कंक्रीट. सेमी रिजिड पेमेंट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ पेमेंट्स which are constructed using a semi rigid base layer, usually a cement treated base, CTB बोलते हैं, cement treated base या cement stabilized soil base, CSSB, overlaid with a asphalt mixture at the top. Interlocking cement concrete pavement is a pavement in which concrete blocks are made from small paving units embedded and joined in the sand. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी क्लासिफिकेशन की जो आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है, रिजिड पेमेंट्स के सफिशिएंट फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है, इसी वजह से जब हम डिजाइन करते हैं IRC 58 के अकॉर्डिंग हमारी डिजाइन होती है. इसमें IRC 58 में हमारे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं और ये हमारा IRC 38 है. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम फ्लेक्सिबल पेमेंट्स की डिजाइन करते हैं. तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन 2 होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ इंक्रीज इन इनपुट पावर ऑफ द पंप एफिशिएंसी ऑफ द पंप. तो यहां पे विल अंडरस्टूड कि ये ओवरऑल एफिशिएंसी की बात कर रहा है, जिसमें ओवरऑल एफिशिएंसी को हम सिंपली डिनोट कर सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट पावर है डिवाइडेड बाय द इनपुट पावर. इनपुट पावर बेसिकली क्या है? शैफ्ट में जो पावर आ रही है मोटर में, मोटर से हमारी शैफ्ट जुड़ी हुई है एंड इस मोटर से आपने बिजली सप्लाई की, तो जो पावर शैफ्ट में है दैट इज द इनपुट पावर, जो पंप को आप दे रहे हो. ठीक है, और पंप कितना पावर जनरेट कर रहा है जिससे वो हम निकालेंगे कितना पानी वो लिफ्ट कर पा रहा है बेस्ड ऑन द मैग्नेटोमेट्रिक हेड. ठीक है, तो पावर इनपुट क्या होगा? पावर सप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक मोटर एंड दिस इज द शैफ्ट पावर ऑफ द पंप. ठीक है, एंड जो पावर आउटपुट ऑफ पंप है वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड इनटू मैग्नेटोमेट्रिक हेड के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे. तो आप देख पा रहे हो ओवरऑल एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट पावर. तो अगर इनपुट पावर आप इंक्रीज करोगे तो हमारी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो रिड्यूस करेगी. And it is a multiplication of manometric efficiency and mechanical efficiency. ठीक है, अब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है हमारी? मैकेनिकल एफिशिएंसी इज बेसिकली द इम्पेलर पे हमारी कितनी पावर अवेलेबल है डिवाइडेड बाय दी जो इनपुट पावर है, शाफ्ट पावर. ठीक है, और जो मैनोमेट्रिक पावर है वो मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाय दी जो इम्पेलर हेड इम्पार्ट कर रहा है. ठीक है, तो मैनोमेट्रिक हेड हम HM से डोनेट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय दी हेड इम्पार्टेड बाय दी इम्पेलर टू दी वाटर. ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है, जस्ट फॉर रिवीजन आई एम टेलिंग यू नाउ. तो अगर हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही तो हमारा इसका मतलब है इनपुट पावर हमने बढ़ाई होगी. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हेन यू इंसर्ट योर हैंड, दो स्टेटमेंट्स दिए हमें बताना है कौन सा करेक्ट है. व्हेन यू इंसर्ट योर हैंड इन अ बैग ऑफ सीमेंट इट शुड गिव यू हार्ट फीलिंग. अगर हॉट फीलिंग देगा तो इट मीन्स हमारी जो सीमेंट में कुछ गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? इसका मतलब हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट हो गया है. ठीक है, सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा है. ठीक है, इसी वजह से फील्ड टेस्ट में कहा जाता है इट शुड गिव अ कूल फीलिंग. जब आप हाथ डालो सीमेंट में तो वो कूल फीलिंग देना चाहिए, अदरवाइज अगर वो हॉट फीलिंग दे रहा है यू कैन प्रिडिक्ट कि उसमें हाइड्रेशन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं. दूसरा स्टेटमेंट है कि इन अडल्ट्रेशन टेस्ट आपका इफ टेक अ पिंच ऑफ सैंड, सीमेंट आपने लिया और फिंगर्स के बीच में रब किया तो वो हमें स्मूथ फीलिंग देना चाहिए. अगर ग्रिटी फीलिंग दे रहा है,
ठीक है, तो इट मीन्स इसमें अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन का मतलब है कुछ हमारा कोई और चीजें उस पर मिक्स हैं, लाइक सैंड इज मिक्स्ड, तो सैंड मिक्स होगी तो ग्रिटी फीलिंग दोगी, रफ आपको फीलिंग आएगा, स्मूथ फीलिंग नहीं आएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगा, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, ये चीजें यहां पर मैंने समराइज की हुई, यू कैन रेफर दोज थिंग्स। ठीक है, पानी वाला एक फ्लोट टेस्ट होता है, वो मैं बता देता हूं कि अगर कोई बकेट है, आप इसमें सीमेंट डालते हो, ठीक है, तो सीमेंट आपकी जो है कुछ टाइम बाद इसमें सिंक कर जानी चाहिए। थ्रो अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन अ बकेट ऑफ वाटर, द सीमेंट शुड सिंक डाउन एंड शुड नॉट फ्लोट ऑन अ सरफेस विद इन 24 घंटे तक। ठीक है, hand insertion, thrust your hand into the cement bag and it should give cool feeling. It indicates that no hydration reaction takes place in a bag. About 7 days needed to cool down the cement bags when it comes from the plant. प्लांट से जब भी आता है ना सीमेंट को, आप 7 दिन तक स्टोरेज यार्ड में शांति से रख दो, ठीक है, टू कूल डाउन, बिकॉज वहां पर जो से पैकिंग होके आती इमीडिएटली। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मैप है सर्टेन एरिया का, वो एक शीट पे हमने ड्रॉ किया, ठीक है, सपोज हमारा कोई मैप था ये, और ये हमारे पास एक शीट थी। ठीक है, इस मैप में जो आप यूज कर रहे हो, इस मैप में जो आपकी 1 dm डिस्टेंस है, 1 dm इज डेसीमीटर, ये 1 dm आपने जो मेंशन किया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फील्ड पे, ये ग्राउंड है। इस मैप को आपने, सपोज आपकी रोड थी, तो मैप में ये रोड आपकी 1 डेसीमीटर है और ग्राउंड पे ये रोड जो थी आपकी 5 किलोमीटर है। इस 5 किलोमीटर को आपने जब इस शीट पे ये मैप ड्रॉ किया तो 1 डेसीमीटर ये डिस्टेंस दिखा रही। तो यहाँ पे 2 डिस्टेंस है, एक ग्राउंड डिस्टेंस है और एक आपकी मैप डिस्टेंस है जो आपने ड्राइंग पे बनाई, ड्राइंग शीट पे। तो मैप डिस्टेंस हो गई ग्राउंड पे, बिकॉज आप इतना बड़ा मैप नहीं बना सकते जिसमें 5 किलोमीटर आप ड्रॉ कर पाओ, ठीक है, उसकी हैंडलिंग भी मुश्किल होगी और बनाना भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो डिफरेंट स्केल्स हमारे पास अवेलेबल है मैप ड्रॉ करने की, उसमें से एक स्केल जो है ये स्केल है। तो यहाँ पे आपकी स्केल जो बन रही है वो क्या बन रही है कि 1 डेसीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो हमारा एक कंसेप्ट होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का, ये मैंने गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशन में बताया था, जिसमें जो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर हमारा 1 होगा और डिनोमिनेटर 1 की जो यूनिट होगी उसकी सेम यूनिट आप रखोगे सो दैट इट गेट्स कैंसल आउट। ठीक है, तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, तो इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्केल इन फ्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर का मतलब है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, यूनिट हमारा 1 ही रहेगा, 1 डेसीमीटर तो इसको 10 सेंटीमीटर में लिख लिया, और 5 किलोमीटर को फिर आपको सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा। x 5 है, किलोमीटर को आपने 1000 मीटर में किया, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो इसको कैंसिल आउट किया, तो ये सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया, तो 1/50,000 हो गया। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमारा क्या हुआ, 1:50,000। ठीक है, इसको आप वापस स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी यूनिट एज्यूम करके कि 1 मीटर जो है हमारी ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये मैप डिस्टेंस होगी और ये हमारी ग्राउंड डिस्टेंस होगी, यानी 1 मीटर मैप में 50,000 मीटर दिखा रहा है, तो वो कोई भी 1 सेंटीमीटर हमारा 50,000 सेंटीमीटर दिखा रहा है, इसको कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये आप अगर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन देखोगे तो ये हमारा ऑप्शन 2 निकल के आएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल पे हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ की, वो हमारी कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर सी लेवल पे कितना एक्सर्ट कर रही है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन सी लेवल पे हो जाएगा। तो ये अगर हमारा मीन सी लेवल है तो जो भी हमारी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो उस बिकॉज एयर हैज सम मास, तो ये मास जो है एक सर्टेन प्रेशर हमारा इस लेवल पे एक्सर्ट कर रहा है, तो हमने
मेजर किया उसको और उसको बोला कि 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको हम एटीएम से डिनोट करते हैं। 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है, जो प्रेशर आ रहा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ पास्कल, जो है वो हमारी प्रेशर की स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, तो इट इज 101,325 पास्कल। ठीक है, अब आपको पता है कि एक बार भी एक यूनिट है, 1 बार जो है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 1.013 बार, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1013 मिली बार। ठीक है, अब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 बार इस वाली इक्वेशन से, तो 1 बार जो है वो आपका 0.9869 आएगा। ठीक है, तो बार और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप कंपेयर कर सकते हो। तो एटीएम यूनिट जो है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक यूनिट जो है, रफली इक्विवेलेंट टू मीन सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द अर्थ। अर्थ के मीन सी लेवल पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे है वो 1 एटीएम है। ठीक है, और मरकरी के टर्म्स में देखें तो 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, दिस इज द प्रेशर। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन मैच करता है, वो ऑप्शन 2। ठीक है, दिस इज 1013 mmHg नहीं होता, दिस इज 760 mmHg। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन टी होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए सो दैट फर्दर मैं कंटिन्यू कर सकूं इसे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।